नमस्ते सभी को। मैं वैभव। दोस्तों, आज हम एक मुद्दा पकड़ेंगे जिसने हर भारतीय की नब्ज पकड़ी हुई है बहुत समय से। T20। तो हम भी अब इस मुद्दे की एक एक करके नब्ज पकड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि E20 में 20% इथेनॉल है और 80% गैसोलीन, पेट्रोल जो होता है। ये 6 फरवरी 2023 में लॉन्च हुआ था, लेकिन इसको मैंडेट कर दिया गया है 1 अप्रैल 2026 से। क्योंकि आपको पता है मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है और वो सब सप्लाई की शॉर्टेज की वजह से इसको मैंडेट कर दिया गया है। तो हम पहले E20 की फायदे देखेंगे, उसके बाद इसके नुकसान देखेंगे, उनके सॉल्यूशंस भी देखेंगे। उसके बाद इसके आसपास जो अफवाहें और मिस इन्फॉर्मेशन उड़ रही है उनको बारों को भी फोड़ेंगे। अब सीधा चलते हैं फायदे पे। इसका पहला फायदा हमारे एनवायरनमेंट को होगा, क्योंकि पेट्रोल एक फॉसिल फ्यूल है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो उसकी खपत भी कम होगी। प्लस ये पेट्रोल के मुकाबले पॉल्यूशन भी कम करता है। और पॉल्यूशन की बात हो और दिल्ली का नाम ना आए, ये 2025 का आर्टिकल है, दिसंबर का। DSS फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ IITM के अकॉर्डिंग दिल्ली के लोकल इमिशन के 50% से ज़्यादा जो पॉल्यूशन है वो व्हीकल्स की वजह से होता है। एंड आई एम श्योर कि EV पॉलिसी और E20 की वजह से इस नंबर में एक ड्रास्टिक चेंज आएगा। अब दूसरे फायदे पे चले तो दूसरा फायदा होगा भारत को। देखिए, E20 ना सिर्फ कोई डोमेस्टिक पॉलिसी नहीं है, इसका जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस मेन है। असल में भारत में अपना तेल जो है ना 90% वो बाहर से इंपोर्ट करता है। तेल से सिर्फ पेट्रोल नहीं बनता, कच्चा तेल जो होता है उससे सिर्फ पेट्रोल नहीं बनता, उससे और भी चीजें बनती है। क्योंकि भारत के पास नहीं है ये रिजर्व्स, हमारे पास उतने नहीं है, इसलिए हम 90% तेल बाहर से इंपोर्ट करते हैं। और बाहर भी ये सब देशों के पास नहीं है, कुछ कुछ जगह पे है, कुछ कुछ रीजन्स में है। जैसे गल्फ के कंट्रीज हो गए, वहां पर है, रशिया में है, वेनेजुला हो गया। अब क्योंकि ये भारत के पास नहीं है और भारत की एनर्जी और इकोनॉमी इस पर डिपेंडेंट है, तो कच्चा तेल जो है ना भारत के लिए एक एसेंशियल गुड बन जाता है कि हमें ये चाहिए ही चाहिए। और इसी बात का जो फायदा है ना वो बाहर के देश उठाते हैं नेगोशिएशन में अपर हैंड लेने के लिए, इंडिया को बुली करने के लिए, हमें ब्लैकमेल करने के लिए। पेट्रोल को एक प्रेशर पॉइंट की तरह यूज किया जाता है जो कच्चा तेल है। अभी का ही जैसे एग्जांपल ले लो, मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है, ग्लोबली क्राइसिस आया हुआ है एनर्जी का, लेकिन अरे गहरे लोग हमारा जहाज रोक लेते हैं, कोई टैरिफ लगा देता है, कोई जहाज उड़ा देता है, हमारे लोग मर जाते हैं, हम कुछ नहीं कह पाते। क्यों? क्योंकि तेल चाहिए। E20 की वजह से इंपोर्ट्स कम हुए हैं, हमारे पैसे भी बचे हैं और डिपेंडेंसी भी कम हुई है। इसका अगला फायदा होगा हमारे किसानों को। E20 की जो प्रोडक्शन है ना उसमें शुगर केन, राइस, मेज एटसेट्रा इन सब का इस्तेमाल होता है। तो जब E20 की जो मार्केट है वो बढ़ेगी, उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, तब इन क्रॉप्स का रेट भी अच्छा मिलेगा किसानों को, उनका फायदा होगा। प्लस जो हमारे इंपोर्ट्स बचे थे ना इसकी वजह से, E20 की वजह से, वो करीब करीब 1.9 लाख करोड़ रुपीस थे, जिसमें से 1.6 लाख करोड़ रुपीस किसानों की एक्स्ट्रा अर्निंग्स, एड, सपोर्ट में लगे हैं। और आप सब तो जानते हैं ये हमारे किसानों के लिए वैसे भी बहुत हार्ड साल था, बहुत मुश्किल वक्त था ये। क्योंकि कुछ कुछ जगह पे या तो एल नीनियो की वजह से अच्छी यील्ड नहीं हुई, या फिर वॉर की वजह से फर्टिलाइजर्स की शॉर्टेज थी। इसका जो अगला फायदा है वो आम आदमी को होगा, क्योंकि E20 पॉकेट फ्रेंडली है। आप बोलोगे भाई ये क्या कह रहा है, पर ये सच बात है। ये बात ऑनलाइन नैरेटिव के साथ नहीं जाती, इसलिए सुनने में अजीब लगेगी, पर यह सच है। पहले माइलेज समझते हैं। क्या E20 से माइलेज गिरता है? जी बिल्कुल गिरता है। अगर प्योर पेट्रोल से मान लीजिए 5 से 6% गिर जाता है मल्टीपल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन सिर्फ माइलेज ना इस पर डिपेंड नहीं करता कि आप पेट्रोल कौन सा यूज कर रहे हो, वो इस पर भी डिपेंड करता है कि आप AC चला रहे हो नहीं चला रहे, या कहाँ गाड़ी चला रहे हो, या कैसे गाड़ी चला रहे हो, बहुत सारी चीज पर डिपेंड करता है। तो हम ना इस नंबर को डबल कर देते हैं, ठीक है, ऐसी मानने के लिए। हाइपोथेटिकली हम बोलते चलो मेरी गाड़ी भाई हद मार के 10 से 12% कर देगी या उससे ज्यादा कर देगी, ठीक है, 10 से 12% को डबल करके मान लिया।
अब जो मेरी गाड़ी प्योर पेट्रोल पे मान लीजिए 20 का एवरेज देती, वही मुझे गाड़ी E20 पे 17-18 का देगी। ठीक है, 10 से 12% कर दिया। तो हमारी जेब से कितना पैसा जा रहा है, प्राइस पे चलते हैं। ठीक है, अभी जो प्योर पेट्रोल इंडिया में अवेलेबल है ना, वो सिर्फ XP 100 स्पीड 100 मतलब हाई परफॉर्मेंस पेट्रोल के रूप में ही अवेलेबल है, आपको मिलेगा वो जो 170 रुपए चल रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके देश में मिल रहा होता प्योर पेट्रोल, तो वो 135 145 के बीच में पड़ता है। 135 145 के बीच में, कुछ बोलेंगे कि 125 में, लेकिन 125 का पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो वैट लगा के 135 145 का ही पड़ता है। वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, लेकिन हम एवरेज ले लेते हैं 140। ठीक है, आपके देश में पेट्रोल मिल रहा है और वो 140 का मिल रहा है, ऐसा मान लेते हैं। तो मुझे 100 किलोमीटर दूर जाना है। ठीक है, मैं गाड़ी में, मेरी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है, मैं प्योर पेट्रोल डलवाऊंगा 5 लीटर। 140 के रुपए के हिसाब से मुझे पड़ेगा वो 700 रुपए का। लेकिन अब जब मैं इथेनॉल पे जाऊंगा, मेरी गाड़ी देती है मुझे 17-18 का एवरेज। ठीक है, तो मुझे 6 लीटर डलवाना पड़ेगा। लेकिन अगर दिल्ली में, जैसे मैं दिल्ली का हूं, तो दिल्ली का रेट लेके चलूं 102 रुपए है। 102 रुपए के हिसाब से 6 लीटर लगाऊंगा तो मुझको पड़ेगा 612 रुपए का, और 2-4 किलोमीटर फालतू भी चलेगी मेरी गाड़ी। बाकी जो प्योर पेट्रोल और इथेनॉल के प्राइसेस हैं वो स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकते हैं, लेकिन ऑल इन ऑल आपको जो E20 है वो सस्ता ही पड़ेगा पेट्रोल से। अब प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, सॉल्यूशंस भी देखेंगे उनके साथ। पहली प्रॉब्लम जो आ रही है वो आ रही है कि गाड़ियां खराब हो रही हैं। मैंने मल्टीपल आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स पढ़े। कोई कह रहे हैं कि पुरानी गाड़ियां खराब होंगी, कोई कह रहे हैं कि E10 कंप्लायंट गाड़ी खराब होंगी, कोई कह रहे हैं कि E20 वाली गाड़ी भी खराब हो जाएगी। पर इसकी असलियत समझने के लिए आप इसके पीछे की साइंस समझे तो आपको खुद जवाब मिल जाएगा। देखिए, जब इथेनॉल जलता है ना, किसी भी पेट्रोल में अगर इथेनॉल ब्लेंडेड है, तो अगर वो जलता है ना, तो अपने पीछे एक मॉइस्चर छोड़ता है। उस मॉइस्चर की वजह से रबर पार्ट्स, वाशर्स ये डैमेज होते हैं। मेटल डैमेज नहीं होता, पर डैमेज होते हैं। तो इंजन को इस तरीके से बनाया जाता है कि उसमें इस मॉइस्चर का फर्क ना पड़े। आपने सुना होगा कि अब इंडिया में फ्लेक्स इंजन गाड़ी जा रही है, जिसमें भाई आप E85 चलाओ या E20 चलाओ या E35 चलाओ या प्योर पेट्रोल चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त चलेगी। अगर आपकी गाड़ी E10 कंप्लायंट या E20 कंप्लायंट है अकॉर्डिंग टू ARAI, CIM एंड नीति आयोग, तो आपकी गाड़ी भली चंगी रहेगी, आप मस्त E20 दिलवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी 10 साल पुरानी है या उससे पुरानी है, मतलब E10 कंप्लायंट नहीं है बेसिकली, तो साइंस के अकॉर्डिंग रबर पार्ट्स और वाशर्स डैमेज होंगे, ये फैक्ट है। हाँ, हालांकि एक प्रोलॉन्ग्ड पीरियड है, ऐसा नहीं है कि आपने आज डलवाया पेट्रोल तो कल खराब हो जाए, ऐसा नहीं है। 1.5-2 साल लगेंगे अगर आप रेगुलर ड्राइवर हो, लेकिन होंगे। और सिर्फ E20 से नहीं, आप कोई भी ब्लेंडेड पेट्रोल डलवाओगे, चाहे वो E10 हो, चाहे E5 हो या E15 हो, वो कुछ ना कुछ मॉइस्चर रिलीज करता है, डैमेज कुछ ना कुछ प्रपोर्शन पे सब करेंगे। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, इसके 3 सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन तो आप हर 6 महीने या 1 साल में गाड़ी की सर्विस करवाते रहो। अगर आप E20 डलवा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन, जो XP 100 हो गया, स्पीड 100 हो गया, जो हाई परफॉर्मेंस पेट्रोल है, आप उन्हें डलवाओ। तीसरा सॉल्यूशन, बेच दो उसे समय रहते। दूसरी प्रॉब्लम जो है वो है क्लोराइड और मॉइस्चर की। CIM यानी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा था, जो अभी उन्होंने विड्रॉ कर लिया है, लेकिन ये उसका एक छोटा सा पार्ट है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। इसके अकॉर्डिंग कुछ पेट्रोल पंप्स पे क्लोराइड की मात्रा और मॉइस्चर की मात्रा पेट्रोल में थोड़ी ज्यादा मिल रही है, यानी वो गंदा पेट्रोल मिल रहा है, मिलावट वाला मिल रहा है। अब इसका रीजन उन्होंने जो दिया है, उन्होंने बोला है कि हो सकता है कि ये पाइपलाइन और स्टोरेज फैसिलिटी के कारण हो रहा है। लेकिन देखिए, ये बहुत सीरियस बात है। क्लोराइड की मात्रा होना पेट्रोल के अंदर ये गाड़ी को पैरालाइज कर देता है। आपने सुना होगा ना कि गाड़ी ऐसे स्टार्ट होने में दिक्कत हुई, पहली बारी में स्टार्ट नहीं हुई, ये क्लोराइड की वजह से हो रही है। अब मुझे लगता है ये गवर्नमेंट को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। किन किन पेट्रोल पंप्स में दिक्कत आ रही है उनकी मैपिंग करनी चाहिए और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए
कि कहीं कोई ट्रांसपोर्टेशन में तो कोई घपला नहीं हो रहा, और अगर स्टोरेज फैसिलिटी में ही दिक्कत है, पाइपलाइंस में कोई दिक्कत है, जिन जिन पेट्रोल पंप्स में दिक्कत है उनके स्टोरेज फैसिलिटी को अपग्रेड करने की जरूरत। तीसरी प्रॉब्लम है पेट्रोल के दाम। देखिए एक आम आदमी ना दो जगह टैक्स देता है पेट्रोल का, क्योंकि पेट्रोल का जो सिस्टम है वो डुअल टैक्सेशन सिस्टम पे वर्क करता है। वो सेंट्रल को देता है एक्साइज ड्यूटी, जो अभी वॉर के चलते कम कर दिया था, 3 रुपए अभी, और वो स्टेट को देता है वैट, जो कभी कभार तो 30% तक पहुंच जाता है। ये चीज ना आम आदमी की कमर तोड़ देती है। ये ऑफिशियल डेटा है पेट्रोलियम प्लानिंग एनालिसिस सेल का, आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। अगर स्टेट टैक्स को मिनिमम कर दिया जाए और फिक्स्ड कर दिया जाए तो पेट्रोल के दाम 10 से 15% तक गिर जाएंगे, जिससे आम आदमी को राहत मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। अब देखिए जो E20 को लेके अफवाहें उड़ रही है ना, उनके बारे में बात करते हैं। पहली है कि आपको वारंटी या इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा, तो ये बिल्कुल गलत बात है। कोई भी कंपनी आपको इंश्योरेंस या वारंटी क्लेम देने से मना नहीं कर सकती, और आपको कोई अपग्रेड करने की भी जरूरत नहीं है टर्म्स को। और अगर ऐसा होता है, आपको कोई भी मना करता है, तो आप मिनिस्ट्री को डायरेक्ट लेटर भी लिख सकते हो, या फिर आप कंज्यूमर कोर्ट में अपील भी कर सकते हो। दूसरी जो अफवाह है वो ये है कि जो इथेनॉल है वो किसी का खाना काट के बनेगा, या फिर खाने की सप्लाई कम कर दी जाएगी। मतलब सरकार जो है इथेनॉल किसी के पेट पे लात मार के बना रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की रिपोर्ट है। सिर्फ सरप्लस होगा जिस भी ग्रेन का, चाहे वो शुगर केन हो या फिर जो भी स्टॉक है, उसके सिर्फ सरप्लस का ही यूज होगा। एक बारी कोई जो इंडिया अपना एक्सपोर्ट कम कर देगा, लेकिन कोई भी इंसान E20 की वजह से भूखा नहीं मरेगा। महंगाई की वजह से मर जाए तो अलग बात है। और एक और चीज है, अभी जो हमारी जो E20 है ना, वो जो बायोफ्यूल है वो फर्स्ट जनरेशन का बन रहा है, यानी अभी हम एडिबल चीज यूज कर रहे हैं उसको बनाने के लिए। जैसे ये अभी बताया था ना, वो शुगर केन, राइस वगैरह। लेकिन आगे चलकर हम नॉन एडिबल चीज का यूज करेंगे जो सेकंड जनरेशन है, जैसे वुड, ग्रास, एग्रीकल्चरल वेस्ट, इन सब से बनेगा। इस पे R&D चल रही है, आगे चल के यूज होगा। तीसरी जो अफवाह है वो ये है कि इथेनॉल पॉल्यूशन करता है। देखिए इथेनॉल की स्टेज में ना एक डिस्टिलेशन होता है, 8वीं 7वीं के बच्चों में उन्होंने पढ़ा होगा। पानी से अलग किया जाता है इथेनॉल को, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस की वजह से। जो पानी बच जाता है उसको रिसाइकिल किया जाता है, यानी उसको दोबारा यूज किया जाता है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई पॉल्यूटेंट एमिट हो रहा हो एयर में, यानी जो वाटर वेपर है वो उड़ सकता है कहीं ना कहीं कुछ कुछ फैक्ट्रीज में, लेकिन पानी रिसाइकिल होता है। क्योंकि जब पानी रिसाइकिल हो रहा है तो कोई भी पॉल्यूटेंट एयर में नहीं जा रहा। तो ये साफ सुथरी झूठी बात है कि E20 पॉल्यूट कर रहा है। अब आते हैं चौथी अफवाह पे कि इंडिया बाहर से इथेनॉल इंपोर्ट कर रहा है E20 बनाने के लिए। ये बात ना बड़े ही तरीके के साथ फीड की जा रही है आपको। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने मल्टीपल वीडियोस भी देखी हैं, क्लिप्स भी देखी हैं इसको रिलेटेड। आपको बोला जाएगा कि इंडिया ने इंपोर्ट कम करने के लिए E20 बनाया और अब हम इथेनॉल इंपोर्ट कर रहे हैं। देखिए इंडिया ने E20 इंपोर्ट कम करने के लिए नहीं बनाया, इंडिया ने E20 तेल के इंपोर्ट कम करने के लिए बनाया था। क्योंकि तेल एक ब्लैकमेल प्रेशर पॉइंट की तरह यूज हो रहा था। लेकिन इथेनॉल के साथ ऐसा नहीं है, वो आपको कहीं भी मिल जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कहा है हमारी कि अभी भारत ब्लेंडिंग के लिए कोई E20 इंपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी अगर हम भविष्य में इंपोर्ट करें तो देश के लिए बेटर रहेगा, क्योंकि इथेनॉल में ना देखिए पानी यूज होता है 3 से 5 लीटर पर इथेनॉल के लिए, पर लीटर इथेनॉल के लिए। तो अगर हम कल को इंपोर्ट करते हैं तो हमारा ग्राउंड वाटर रिजर्व बचेगा, तो हमारे लिए एक तरीके से फायदा ही है। बाकी अभी कोई इंपोर्ट नहीं कर रहा है इंडिया। अब आते हैं एक सवाल पे जो हर भारतीय पूछ रहा है कि भाई इंडिया में प्योर पेट्रोल और ब्लेंडेड पेट्रोल में चॉइस क्यों नहीं है, क्योंकि बाहर तो चॉइस है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक्चुअली ना इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, मजा आएगा। आप मान लीजिए आपका नाम एक विजेता है, आपका नाम, ठीक है। आप रोज एक दुकान से बर्गर लेते हो, वो आपके लिए रोज एक बर्गर बना के रखता है।
आप एक दिन उसे कहते हो कि भाई मेरे को ना कल से चीज बर्गर और पनीर बर्गर में ना चॉइस चाहिए, वो बोलता है ठीक है। वो आपके ना अगले दिन से चीज बर्गर बना के रखता है और एक पनीर बर्गर बना के रखता है। देखिए आपको तो चॉइस फ्री की पड़ी, लेकिन जहां वो पहले एक बर्गर का सामान मंगा रहा था, अब वो 2 बर्गर का सामान मंगाएगा। उसे अपनी सप्लाई जो है डबल करनी पड़ जाएगी, उसे अपनी कॉस्ट जो है वो ऑलमोस्ट डबल करनी पड़ जाएगी। आप कल आओगे, एक बर्गर के पैसे दोगे, एक बर्गर खाओगे और चले जाओगे। अब आते हैं रियलिटी पे। यहाँ पे जो कस्टमर है ना वो 150 करोड़ लोग भारतीय हैं, और जो दुकानदार है वो है सरकार। अब हम बोलते हैं कि हमें चॉइस दो, हम सरकार को बोलते हैं सप्लाई डबल कर दो। सरकार को हमारी चॉइस पूरी करने के लिए सप्लाई डबल करनी पड़ेगी, ठीक है, डबल पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। पैसों का बात भी नहीं है, क्योंकि इंडिया के ना जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 680 बिलियन डॉलर का है, ठीक है, पैसे बहुत है हमारे पास। सप्लाई तो डबल कर देंगे, पर कहां से? मिडल ईस्ट में तो वॉर चल रही है, अमेरिका में ब्लैकमेल करने में लगा रहता है कि भाई बस कैसे तैसे करके ट्रेड डील साइन कर दे। अमेरिका, वो रशिया हमारा मित्र है, हमें तेल भेज रहा है, लेकिन कब तक? वो भी तो एक वॉर जोन में है भाई। और हम क्या बोलते हैं, हमें चॉइस दो। अब जैसे ईटन लाने की बातें चल रही है, मान लीजिए ईटन ठीक है आ जाता है, ठीक है, आप ईटन डलवाते हो, मस्त, ईटन आपको चॉइस मिल रही है जो आपको चाहिए थी, लेकिन उससे होगा क्या? गाड़ियां तो तब भी खराब होंगी ईटन से, क्योंकि मॉइस्चर तो तब भी रिलीज करेगा इथेनॉल, पुरानी गाड़ियां जो खराब हो रही हैं वो होंगी। दूसरा, ईटन, लोग बोलेंगे कि ईटन जो है भाई महंगा क्यों मिल रहा है E20 से। तीसरा, जो E20 कंप्लायंट जिनकी गाड़ी है ना वो भी E10 ही डलवाएंगे डर की वजह से। और पता है इससे क्या होगा? E20 की ना मार्केट डिप्लीट हो जाएगी, मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी, बेसिकली प्रोडक्शन कम होगी। नुकसान किसको होगा? किसानों को। पूरा इकोसिस्टम बेकार हो जाएगा जो E20 को बनाने में बनाया गया था। R&D में पैसे फ्लो कम हो जाएंगे। और गलती से अगर रशिया ने कल को भारत की सप्लाई बंद कर दी, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो फिर देखिए, मुझे ये लगता है कि चॉइस की डिमांड ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस के समय रीजनेबल नहीं है, फीजेबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। बाकी ये मेरा ओपिनियन है, बाकी सबकी अपनी अपनी राय है। मेरा एक दोस्त है, मतलब उसकी स्कूटी होगी 7-8 साल पुरानी, E10 कंप्लायंस। हम आज भी उस स्कूटी में E20 भरवा के छोटी मोटी ट्रिप पे निकल जाया करते हैं। हमारी गाड़ी एक बारी को E20 के लिए रेडी हो भी जाए, लेकिन हमारा माइंडसेट कभी रेडी नहीं होगा। हम सरहदें लांघने की बातें करते हैं, पर ना कभी पिंजरे के बाहर जाएं। नकार देते हैं वो सारे तथ्य हमारी सोच के जो पार जाएं। लोकतंत्र का उल्हाना देके मैदान में तो उतर जाएंगे, पर क्या फायदा उस जंग का अगर हम जीत कर भी हार जाएं। लोकतंत्र में सवाल पूछना गलत नहीं, पर अगर सवाल ही गलत हो तो सही जवाब की उम्मीद रखना भी जायज नहीं। सोचिएगा। वंदे मातरम। जय हिंद।